नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान सेवा नियम से संबंधित 500 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास में इसका पार्ट 4। कौन सा? पार्ट 4। तो दोस्तों 25 में से 25 क्वेश्चन करने का यही तरीका है। आरएसआर के आपके जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 25। अब आपको हमने 3 पार्ट तो करवा दिया, अब ये है इसका चौथा पार्ट और एक पार्ट और आएगा। केवल सिर्फ टोटल 5 पार्ट आएंगे। फिर हम जीएफ एंड एआर के आपको बाकी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको हम पहले करवा चुके हैं और आपको आरएसआर की ट्रिक, जीएफ एंड एआर की ट्रिक, जूनियर अकाउंटेंट के प्रीवियस ईयर के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ ये भी हम आपको करवा चुके हैं। तो आप अगर जिसने भाई ने अभी तक वीडियो वो नहीं देखी वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। दोस्तों क्वेश्चन करवाने का मतलब क्या है? क्वेश्चन करवाने से ये होगा कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे आपके उतने ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट से ही हर क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन पता होता है। मतलब अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है तो 4 गलत क्यों हैं ये भी पता होना चाहिए आपको, तो उससे आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर, बढ़ते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। एक कर्मचारी को अधिकतम स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि 3 माह या 6 माह या 24 माह परिस्थिति अनुसार से अधिक अवकाश किसकी स्वीकृति पर स्वीकृत हो सकते हैं? बताइए। एक कर्मचारी की बात हो रही है, उसके असाधारण अवकाश की बात हो रही है। ठीक है, 3 माह या 6 माह या 24 माह। ठीक है, तो इनकी स्वीकृति दी जाएगी तो वो किसकी स्वीकृति पर दी जाएगी? बताइए किसकी स्वीकृति पे। कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए जल्दी। तो क्या किसकी स्वीकृति पर दी जाएगी? ये होगा आपके वित्त विभाग। क्या होगा? वित्त विभाग की स्वीकृति पर दी जाएगी। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये विभाग का अध्यक्ष नहीं है, यहाँ पे एम ए विभाग का अध्यक्ष है। ठीक है, और ये किसकी बात हो रही है? हमने अभी तक 96 से 96 तक के जो नियम है आरएसआर के, वहाँ तक क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उतने सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब ये 96 बी में है ये ऑप्शन आपके। कितने हैं? 96 बी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, किस में लिखा हुआ है? ये जो क्वेश्चन बात हो रही है ये किसकी बात हो रही है? 96 बी की। एक कर्मचारी को अधिकतम स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि से अधिक अवकाश किसकी स्वीकृति पर स्वीकृत होते हैं? मतलब 3 माह, 6 माह या 24 माह से इससे भी ज़्यादा अगर अवकाश स्वीकृत करने हो तो किसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी? वित्त विभाग की। ठीक है, किस में लिखे हुए हैं? 96 बी में। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी ही हम आपके लिए पार्ट 5 लेके आएंगे और आपके लिए जीएफ एंड एआर के क्वेश्चन भी लेके आएंगे, जिससे 50 क्वेश्चन के तो जितने भी क्वेश्चन बन रहेंगे ना टॉप भाई, इनसे जैसे अभी ये मान लो आपके आरएसआर के 500 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। ठीक है, तो आप इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसमें आपको ही फ़ायदा है। दोस्तों एग्जाम भी आगे खिसकने वाली है तो फ़ायदा ही है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुरक्षा सेवा कर्मियों की पत्नियां, क्या सुरक्षा सेवा कर्मियों की पत्नियां जो राज्य कर्मचारी है तथा उनके पति का पदस्थापन उसके पदस्थापन से भिन्न हो तो संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम कितने दिन का अवकाश परिवार के साथ रहने के लिए स्वीकृत हो सकता है? बताओ। तो उन पत्नियों को जो उनके पदस्थापन पर सेवा काल कर रही हो तो उनके परिवार के साथ रहने के लिए कितने दिन का अवकाश मिल सकता है उनको? बताइए। तो ये होगा आपके ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, 6 माह का अवकाश मिलेगा। कितने माह का मिलेगा? 6 माह का असाधारण अवकाश। ये भी किस में लिखा हुआ है? आपके 96 बी में। किस में लिखा हुआ है? 96 बी में। दोस्तों याद कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, उपार्जित अवकाश। क्या है? उपार्जित अवकाश पर रहने पर कर्मचारी को कितना अवकाश वेतन दिया जाता है तथा कौन से नियम में इसका प्रावधान है? बताओ। उपार्जित अवकाश पर अगर कोई कर्मचारी है
तो उसको कितना अवकाश वेतन कितना दिया जाएगा, किसकी बात हो रही है, अवकाश वेतन की। तो ये कौन से नियम में और कितना दिया जाएगा आपको ये बताना है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कितना दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अवकाश पर प्रस्थान के दिन से पूर्व दिन प्राप्त वेतन के समान परंतु विशेष वेतन प्राप्त कर रहा हो, क्या, विशेष वेतन प्राप्त कर रहा हो, क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवकाश पर प्रस्थान के दिन से पूर्व दिन प्राप्त वेतन के समान परंतु विशेष वेतन प्राप्त कर रहा हो तो वह नियम 97(1) में आएगा, किस में आएगा, नियम 97(1) में, किस में है ये, नियम 97(1) में। तो किसकी बात हो रही है, नियम 97(1) में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पर। उपार्जित अवकाश काल में कर्मचारी वेतन प्राप्त करता है, उपार्जित अवकाश काल की बात हो रही है, तो कितना वेतन मिलता है उसको उपार्जित का अवकाश काल में, बताइए कितना मिलता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कितना मिलता है। तो ये हो जाएगा आपके ए ऑप्शन से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, पूर्ण वेतन परंतु विशेष वेतन को छोड़कर, क्या, उपार्जित अवकाश की बात होती है तो कर्मचारी कितना वेतन प्राप्त करेगा, कंप्लीट वेतन मिलेगा लेकिन विशेष वेतन नहीं मिलेगा उसको। ये किस में लिखा हुआ है आपके 97(1) में, किस में लिखा हुआ है, 97, नियम 97(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। उपार्जित ऑप्शन थोड़े नीचे हैं। उपार्जित अवकाश काल में कर्मचारियों को वेतन अवकाश पर जाने के पूर्व के समान दिया जाता है परंतु वेतन का कौन सा भाग यदि वह प्राप्त कर रहा था तो अवकाश की अवधि में नहीं दिया जाएगा। तो कौन सा भाग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा भाग अवकाश की अवधि में नहीं दिया जाएगा, बताइए कौन सा भाग नहीं दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइए कौन सा भाग नहीं दिया जाएगा। अभी बात कर रहे थे हम कौन सा भाग, विशेष वेतन, कौन सा, विशेष वेतन, ठीक है। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा आपके इसमें, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, विशेष वेतन नहीं दिया जाएगा। और ये किसमें अभी लिखा हुआ था आपके नियम 97(1) में, किसमें, नियम 97(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बीमारी अथवा अध्ययन के मामले को छोड़कर, बीमारी अथवा अध्ययन के मामले को छोड़ दो और अर्धवेतन अवकाश की अवधि में कितना वेतन दिया जाता है और उसका कौन सा नियम में प्रावधान है, बताओ। बीमारी अथवा अध्ययन के मामले को छोड़ दो, बाकी अर्धवेतन के अवधि कितना वेतन दिया जाता है और कौन से नियम में है, बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी कितना है। तो यह है आपके आधी राशि के समान वेतन या 59,000 जो भी कम हो, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आधी राशि के समान, आधी राशि के समान वेतन या 59,000 जो भी कम हो। और किस में लिखा हुआ है ये आपके नियम 97(2) में, किस में लिखा हुआ है, नियम 97(2) में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बीमारी के कारण यदि कोई कर्मचारी, क्या, बीमारी के कारण यदि कोई कर्मचारी अर्धवेतन अवकाश पर है, किस पर है, अर्धवेतन अवकाश पर, तो उसे उस अवधि में नियम 97(2) के अनुसार कौन सा वेतन दिया जाएगा, बताओ कौन से वेतन दिया जाएगा। अभी आया था ये ऊपर, कौन सा वेतन दिया जाएगा, आधे वेतन के समान, कौन सा दिया जाएगा, आधे वेतन के समान, क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आधे वेतन के समान, ठीक है, 97(2) के अनुसार। अब ये किस में बात हो रही है आपके, बीमारी के कारण, किस में, बीमारी के कारण, ठीक है, बीमारी के कारण बात हो रही है तो आधे वेतन के समान, ठीक है। और अगर बीमारी और अध्ययन के मामले को छोड़ दे तो अभी बताया था या तो आधी राशि के समान या 59,000 रुपये जो भी कम हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन के मामले में कर्मचारियों को, अब पहले ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे अध्ययन के मामले की बात हो रही है, किसकी, अध्ययन के मामले की। तो अर्धवेतन अवकाश किस प्रकार से मिलेगा, बताइए, इस अवधि में उसको अर्धवेतन किस प्रकार से दिया जाएगा, बताओ। अध्ययन के मामले में, बीमारी के मामले में आधी राशि के समान और अध्ययन के मामले में भी आधी राशि के समान, तो क्या हो जाएगा, अर्धवेतन के समान, ठीक है, अर्धवेतन के समान, क्या हो जाएगा, अर्धवेतन के समान, ठीक है। बीमारी और अध्ययन के दोनों में अर्धवेतन के समान मिलता है और इनको छोड़कर आधी राशि के समान या 59,000 रुपये जो भी कम हो, ठीक है, किस में लिखे हुए हैं आपके नियम 97(2) में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रूपांतरित अवकाश पर किसकी बात होती है? अब यहाँ पे रूपांतरित अवकाश पर कर्मचारी को कितना अवकाश वेतन स्वीकृत किया जाएगा, कितना अवकाश वेतन की बात हो रही है, कौन से नियम में है? रूपांतरित अवकाशों की बात हो रही है। अब आपके किसकी हो रही है? रूपांतरित अवकाशों की। तो कितना दिया जाएगा? ये हो जाएगा आपके ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उपार्जित अवकाश के समान वेतन नियम कौन सा है आपके? 97(3). कौन सा है? 97(3) में लिखा हुआ है ये रूपांतरित अवकाश का वेतन। ठीक है, किस में लिखा हुआ है? उपार्जित अवकाश के समान। रूपांतरित अवकाश दिए जाते हैं वो आपके उपार्जित अवकाशों के समान ही दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असाधारण अवकाश पर कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जाता है? अब आपके किसकी की बात हो रही है? असाधारण अवकाश की। तो असाधारण अवकाश पर कितना वेतन दिया जाता है? असाधारण अवकाश अगर हम लेते हैं तो उस पर कोई वेतन नहीं मिलता। क्या आएगा? ऑप्शन सी। क्या जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, कोई वेतन नहीं मिलता। और ये किस में लिखा हुआ है आपके? 97(4) में। किस में लिखा हुआ है? नियम 97। अवकाशों के वेतन किस में है? 97वें नियम में। और 97(4) में क्या है? असाधारण अवकाश पर कोई वेतन नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको RPSC, RAS, RSMSB, राजस्थान पुलिस इन सभी एग्ज़ाम्स के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। कुछ एग्ज़ाम्स के डाल दिए गए हैं, कुछ के आपको जल्दी ही, जैसे राजस्थान पुलिस और RAS के आपको जल्दी ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ऑल प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्राम काल में कर्मचारी वेतन प्राप्त करता है। तो विश्राम काल में कितना वेतन प्राप्त करता है कर्मचारी? बताइए कितना करता है? तो ये करता है पूर्ण वेतन के समान। कितना करता है? पूर्ण वेतन के समान। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? पूर्ण वेतन, यानी कि ए ऑप्शन। क्योंकि क्यों मिलता है विश्राम काल में कर्मचारी को पूर्ण वेतन क्यों मिलता है? तो आपको पता होगा कि विश्राम काल एक ड्यूटी होती है। क्या होती है? ड्यूटी होती है। ठीक है, कर्तव्य होता है ये। ठीक है, क्या होता है? कर्तव्य। कोई ये छुट्टी नहीं होती। ठीक है, विश्राम काल क्या होता है? कर्तव्य। किस में लिखा हुआ है? नियम 94(a) में। किस में लिखा हुआ है? नियम 94(a) में क्या लिखा हुआ है? ये आपके कर्तव्य होता है, ड्यूटी। विश्राम काल कर्तव्य होता है, ये कहाँ लिखा हुआ है? आपके नियम 94(a) में। और विश्राम काल का जो कर्मचारी वेतन मिलता है वो आपके किस में लिखा हुआ है? 97 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्रामकालीन विभाग की श्रेणी निम्न में से कौन से विभाग में नहीं है? विश्रामकालीन विभाग की श्रेणी निम्न में से कौन से विभाग में नहीं है? तो कौन से विभाग में नहीं है? जल्दी बताएं। तो शिक्षा विभाग में है, न्यायालय में है, कृषि एवं पशुपालन संस्थाओं में है, चिकित्सा विभाग में नहीं है। किस में नहीं है? चिकित्सा विभाग में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? डी ऑप्शन हो जाएगा, चिकित्सा विभाग। और ये किस में लिखा हुआ है? 94(a) में। किस में लिखा हुआ है? नियम 94(a) में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 94 किससे संबंधित है? आपके विश्रामकालीन विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष असमर्थता अवकाश कर्मचारियों को कब स्वीकृत किए जा सकते हैं? बताइए। डी ऑप्शन नीचे है। विशेष असमर्थता अवकाश की बात हो रही है। किसकी? विशेष असमर्थता अवकाश की। तो ये कर्मचारियों को कब दिए जाते हैं? कब दिए जाते हैं? जब कर्तव्यों की उचित पालना करते समय चोट लग जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके? ए ऑप्शन ही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? कर्तव्यों की उचित पालना करते समय जब चोट लग जाती है तो विशेष असमर्थता अवकाश दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? विशेष असमर्थता अवकाश। और ये किस में लिखे हुए हैं? रूल नंबर 99(1) में। किस में लिखे हुए हैं? रूल नंबर 99(1) में। किस में? रूल नंबर 99(1) में। फोर्थ ऑप्शन आपके उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष असमर्थता अवकाश कर्तव्य की उचित पालना के अलावा अन्य कारण जो दिनांक 18/5/2010 से जोड़ा गया है दिया जा सकता है। तो विशेष असमर्थता अवकाश आपके उचित पालना के अलावा भी दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है? बताइए कैसे दिया जा सकता है? अगर आप निर्वाचन ड्यूटी पे हैं और चोट लग जाती है। कब? अगर आप निर्वाचन ड्यूटी मतलब चुनाव में आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है और आपके चोट लग जाती है तो विशेष असमर्थता अवकाश दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा? विशेष असमर्थता अवकाश। ये किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 99(1) में। किस में? रूल नंबर 99(1) में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्मचारी निर्वाचन ड्यूटी पर विशेष असमर्थावकाश के लिए कब से योग्य माना जाता है? जब दुर्घटना घटित होती है। क्या? जब दुर्घटना कब घटित होती है तो कब से माना जाता है कर्मचारी को ड्यूटी पर विशेष असमर्थावकाश के लिए कब से माना जाता है? बताइए। तो ये आपके माना जाएगा निर्वाचन ड्यूटी के लिए निवास छोड़ने से लेकर वापस निवास पर पहुंचते हैं तो उसके बीच अगर आपके दुर्घटना हो जाती है, इनके बीच क्या हो जाती है, उसकी दुर्घटना हो जाती है, तो क्या माना जाता है वो विशेष असमर्थावकाश। तो क्या हो जाएगा इसमें आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, किस में लिखा हुआ है आपके? रूल नंबर 99(1) में। किस में? रूल नंबर 99(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विशेष असमर्था अवकाश कर्मचारी को तभी स्वीकृत किया जाएगा जब दुर्घटना होने के कितने समय अवधि में दुर्घटना प्रकट हो जानी चाहिए। तो बताइए कि विशेष समर्था अवकाश आपको कब दिया जाएगा? जब दुर्घटना हो गई और उसके कितने समय के अवधि के बीच में आपने गौर सरकार को बता दिया। तो बताइए कितना लेता है टाइम? ये होता है आपके 3 माह। दुर्घटना होने के अगर 3 माह के अंदर आपने दुर्घटना की जानकारी प्रकट नहीं की तो आपको फिर विशेष असमर्था अवकाश नहीं मिलेगा। तो ये किस में लिखा हुआ है आपके? रूल नंबर 99(2) में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 99(2) में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्रामकालीन शिक्षा विभाग के कर्मचारी। क्या? विश्रामकालीन शिक्षा विभाग के कर्मचारी जिसकी नियुक्ति 31 दिसंबर के बाद की गई हो को विश्राम काल पर वेतन संबंधित क्या प्रावधान है? भाई 31 दिसंबर के बाद अगर उसकी नियुक्ति की गई है तो विश्राम काल पर उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसको विश्राम काल अवधि में सेवा से पृथक किया जाएगा। क्या हो जाएगा? उसको विश्राम काल अवधि में सेवा से पृथक किया जाएगा। क्या किया जाएगा? विश्राम काल अवधि से अलग कर दिया जाएगा। तो क्या आपके क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये किस में लिखा हुआ है आपके? विश्राम काल 94(a) में। किस में? रूल नंबर 94(a) में। RSR के रूल नंबर 94(a) में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल। क्या? राजस्थान सशस्त्र पुलिस दल के सदस्य को कर्तव्य के उचित पालना पर चोट लग गई। अब कंपनी कमांडेंट स्तर के अधिकारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र किससे लाकर प्रस्तुत करना होगा? तो चिकित्सा प्रमाण पत्र किसे लाकर प्रस्तुत करना होगा? किसको देना है चिकित्सा प्रमाण पत्र? बताइए, जल्दी बताइए किसको लाकर देंगे? अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को देंगे, सही बात है। प्रधान चिकित्सा अधिकारी को दे सकते हैं, सही बात है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दे सकते हैं, सही है। तो क्या हो जाएगा आपके? उपरोक्त सभी, मतलब अस्पताल का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को भी दे सकते हैं, प्रधान CMH होता है उसको भी दे सकते हैं, प्रधान चिकित्सा अधिकारी को भी दे सकते हैं। और ये किस में लिखा हुआ है आपके? रूल नंबर 99(4) में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 99(4) में। किसके लिए? राजस्थान सशस्त्र पुलिस दल के सदस्यों के लिए प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विशेष असमर्था अवकाश की अधिकतम अवधि कितनी स्वीकृत हो सकती है? विशेष असमर्था अवकाश की अधिकतम अवधि कितनी स्वीकृत हो सकती है? बताइए। मैक्सिमम अवधि कितनी हो सकती है? अधिकतम अवधि की बात हो रही है। अधिकतम अवधि विशेष असमर्था अवकाश की कितनी हो सकती है? तो यह आपकी हो सकती है 24 महीने की। कितनी? 24 माह। कितने की हो सकती है? 24 महीने की। तो 24 महीने मतलब 2 वर्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2 वर्ष। ठीक है, ये भी किस में लिखा हुआ है आपके? 99(4) में। रूल नंबर 99(4) में लिखा हुआ है मैक्सिमम। ठीक है, क्या? मैक्सिमम, मैक्सिमम अवधि। नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर विशेष असमर्था अवकाश की बात हो रही है वापस आपके। विशेष असमर्था अवकाश एक प्रकार की असमर्था पर कितने अवधि का स्वीकृत हो सकता है तथा इसे कितने अवसर तक दिया जा सकता है? तो एक बार में विशेष समर्था अवकाश असमर्था पर कितने अवधि का दे सकते हैं और इसे कितने अवसरों तक ले सकते हैं? तो हमने आपको बताया अभी मैक्सिमम 24 महीने के लिए ले सकते हैं और कितनी बार? 1 से अधिक बार भी ले सकते हैं इसको। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 24 महीने मैक्सिमम कितना हो सकता है? 24 महीने, और एक से अधिक अधिक बार भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन सही? क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस में लिखा हुआ है ये? 99(5) में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 99(5) में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे आपके लिए और भी अच्छे तरीके से अच्छे मटेरियल के साथ पेश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष असमर्था अवकाश की अवधि को माना जाएगा। तो इसकी अवकाश अवधि को क्या माना जाता है? विशेष असमर्था अवकाश है, इसकी अवधि को क्या माना जाता है? तो इसको पेंशन गणना योग्य माना जाता है। क्या? पेंशन गणना योग्य अवधि माना जाता है। किसके योग्य माना जाता है? पेंशन के गणना योग्य अवधि। ये किस में लिखा हुआ है? 99(6) में। रूल नंबर 99(6) में लिखा हुआ है आपके पेंशन गणना योग्य अवधि, रूल नंबर 99(6). दोस्तों यहीं से आपको, अगर आपको ये क्वेश्चन याद नहीं हो रहे तो आपको क्या करना है, पहले आरएसआर की ट्रिक डाली हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, और आपके GF&AR की ट्रिक डाली हुई है, उसको देखिए और फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। आपको डायरेक्टली याद हो जाएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, और इनसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें क्वेश्चन पर चलते हैं। विशेष असमर्था अवकाश अवधि की बात कर रहे हैं। किसकी? विशेष असमर्था अवकाश अवधि में उच्च सेवा। विशेष असमर्था अवकाश अवधि में उच्च सेवा के कर्मचारियों को अवकाश वेतन कितना दिया जाता है, और कौन सा कथन सत्य है? उच्च सेवा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उच्च सेवा के कर्मचारियों की। तो उनका वेतन कितना दिया जाता है? कौन सा कथन सत्य है? तो कितना वेतन दिया जाता है? 120 दिन का पूर्ण वेतन दिया जाता है, 120 दिन से अधिक का भी अर्ध वेतन दिया जाता है, और 120 दिन से अधिक अवकाश अवधियों को आधी संख्या में उपार्जित अवकाश के रूप में जमा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किस में लिखा हुआ है आपके? 99(7) में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 99(7) में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष असमर्था अवकाश। क्या? विशेष असमर्था अवकाश अवधि में चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारियों को पूर्ण वेतन बिना अन्य अवकाश के जमा कराए कितने दिन तक का दिया जा सकता है? बताइए, बिना अन्य अवकाश के जमा कराए कितने दिन का दिया जा सकता है? चतुर्थ श्रेणी सेवा कर्मचारियों की बात हो रही है, पहले उच्च सेवा की बात हो रही थी। ठीक है, उच्च सेवा में 120 दिन तक पूर्ण वेतन, अधिक अवधि में अर्ध वेतन, और 120 दिन से अधिक अवधि को आधी संख्या में उपार्जित अवकाश के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, अब चतुर्थ श्रेणी की बात हो रही है, तो चतुर्थ श्रेणी के लिए दोस्तों ये फिक्स है 60 दिन। कितना होता है? 60 दिन। ठीक है, कितने दिन का होता है? 60 दिन। ये भी किस में लिखा हुआ है? 99(7) में। रूल नंबर 99(7) में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमर्था अवकाश। क्या? असमर्था अवकाश अवधि में यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 60 दिन के पश्चात भी पूर्ण वेतन लेना चाहे तो कौन से अवकाश कितनी मात्रा में देकर ले सकता है? भाई वापस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात हो रही है, 60 दिन के बाद भी अगर वेतन लेना चाहे तो कौन से अवकाश कितनी मात्रा में देकर ले सकता है, वो बताइए। तो कितनी मात्रा में देकर ले सकता है? उपार्जित अवकाश और आधी मात्रा में। क्या हो जाएगा? उपार्जित अवकाश और आधी मात्रा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपार्जित अवकाश आधी मात्रा में। और ये किस में लिखे हुए हैं? जो 99(7) में। रूल नंबर 99(7) में। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए असमर्था अवकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तव्य की उचित पालना। कर्तव्य की उचित पालना करते हुए चोट लग जाती है, प्रारंभिक 120 दिन तक पूर्ण वेतन तथा उसके पश्चात अर्ध वेतन देय होता है। कौन से मामले में भर्ती रहने पर 120 दिन से अधिक समय पर भी पूर्ण वेतन मिलता है? अब कौन से मामले में 120 दिन से भी ज़्यादा अगर भर्ती रहेंगे आप हॉस्पिटल में, जब भी कंप्लीट वेतन मिलता है, तो कौन से मामले में मिलता है? तो ये आपके पुलिस दल के सदस्यों को मिलता है। किन को मिलता है? जब पुलिस दल के सदस्यों की आपके डाकुओं से मुठभेड़ हो जाती है और फिर चोट लग जाती है ना, तो उनमें कितना मिलता है? 120 दिन से भी अधिक, और पूर्ण वेतन मिलता है। क्या मिलता है? पूर्ण वेतन। ठीक है, किस में लिखा हुआ है आपके? रूल नंबर 99(7) में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 99 में। और ये एक तरह का अपवाद है, ध्यान रख लेना। क्या है ये? अपवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कर्मचारी को, क्या?
यदि कर्मचारी को विशेष असमर्थ अवकाश के दौरान किसी अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति राशि मिल रही है, क्या मिल रही है भाई, कर्मचारी को विशेष असमर्थ अवकाश के दौरान किसी अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति राशि उसको मिल रही है कर्मचारी को, तो उसका अवकाश वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा उसके अवकाश का। क्षतिपूर्ति राशि अगर उसको दे देते हैं हम, तो अवकाश का क्या करेंगे, उसके अवकाश में से जो क्षतिपूर्ति राशि हमने दे दी उसको काट लेंगे, क्या करेंगे, काट लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आपके अवकाश वेतन में से क्षतिपूर्ति राशि काट ली जाएगी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये किस में लिखा हुआ है, रूल नंबर 100 में, 100 में क्या लिखा हुआ है, क्षतिपूर्ति राशि की कटौती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक सेवा, क्या सैनिक सेवा के अतिरिक्त उच्च सेवा के सामान्य कर्मचारी को कर्तव्य पर रहते चोट लगने पर निर्वाचन ड्यूटी के अतिरिक्त कितना विशेष असमर्थ अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। बताइए, उच्च सेवा के सामान्य कर्मचारी की बात हो रही है, किसकी, उच्च सेवा के सामान्य कर्मचारी को कर्तव्य पर अगर रहते हुए चोट लग जाती है तो निर्वाचन ड्यूटी के अतिरिक्त की बात हो रही है, मतलब निर्वाचन ड्यूटी की बात नहीं हो रही, उसके अतिरिक्त कितना विशेष असमर्थ अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। तो वही है ये 120 दिन का, कितने दिन का, 120 दिन का। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उच्च सेवा के लिए आपके कितना रहता है, उच्च सेवा के लिए 120 दिन, और 4 दिन किसके लिए रहता है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए, किसके लिए रहता है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए। ठीक है, किसमें लिखा हुआ है ये आपके 101 में, रूल नंबर 101 में, किसमें लिखा हुआ है, रूल नंबर 101 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सैनिक सेवा के अतिरिक्त, क्या सैनिक सेवा के अतिरिक्त सामान्य कर्मचारी के मामले में विशेष असमर्थ अवकाश का प्रावधान किस नियम में है। सैनिक सेवा के अतिरिक्त सामान्य कर्मचारियों की बात हो रही है, तो सैनिक सेवा के अतिरिक्त सामान्य कर्मचारियों के मामले में विशेष असमर्थ अवकाश का प्रावधान किस में है, रूल नंबर 102 में, किसमें है, 102 में, किसमें, 102 में। नीचे ऑप्शन देखेंगे, रूल नंबर 102 में है। 101 में क्या है आपके, असैनिक से संबंधित है, क्या है, असैनिक। ठीक है, असैनिक कर्मचारियों के लिए, तो रूल नंबर 102 ये ऑप्शन में है, क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। अब 104 में क्या है, मातृत्व अवकाश का अन्य अवकाशों के साथ संयोजन है, इसमें क्या है, मातृत्व अवकाश का अन्य अवकाशों से संयोजन। ठीक है, और 99 में क्या है आपके, अभी बताया विशेष असमर्थता अवकाश, क्या है इसमें, विशेष असमर्थता अवकाश, विशेष असमर्थता अवकाश किसमें है आपके, 99 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रसूति अवकाश नियम में है तथा वर्तमान प्रावधान कब से प्रतिस्थापित किए गए। प्रसूति अवकाश किस नियम में है और ये कब से प्रावधान प्रतिस्थापित किए गए हैं। तो प्रसूति अवकाश किस में आते हैं, 103 में, किस में आता है, नियम 103 में, और 6/12/2004 से, कब से, 6/12/2004 से। तो किसे क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट, 6/12/2004 से प्रसूति अवकाश, और रोल नंबर 103 में। ठीक है, किसमें है, रोल नंबर 103 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसूति अवकाश कितने उत्तरजीवी संतान होने तक दिया जाता है। तो किसी को, अगर किसी महिला को प्रसूति अवकाश दिया जाता है तो कितने उत्तरजीवी संतान होने तक दिया जाता है। तो आपको बताइए कितने उत्तरजीवी संतान होने तक दिया जाता है, 2 से कम, कितनी, 2 से कम उत्तरजीवी संतान होने तक दिया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। किसमें लिखा हुआ है आपके, रूल नंबर 103, जो किससे संबंधित है, प्रसूति अवकाश से, किससे है, प्रसूति अवकाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों 5G टेक सॉल्यूशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, महिला कर्मचारी द्वारा, क्या महिला कर्मचारी द्वारा प्रसूति अवकाश बार बार उपयोग करने पर कोई उत्तरजीवी संतान नहीं हो रही, क्या हो रही, उत्तरजीवी संतान नहीं रहे तो उस कर्मचारी को पूरे सेवा काल में कितनी बार प्रसूति अवकाश स्वीकृत हो सकता है। तो भाई मैक्सिमम कितनी बार हो सकता है, बार बार उपयोग करने के बाद भी उत्तरजीवी संतान नहीं है तो उसके लिए 1 साल का बढ़ा रखा है आपके, तो कितनी बार हो जाएगा, मैक्सिमम इनके लिए 3 बार। तो उत्तरजीवी अगर संतान नहीं है तो कितनी बार यूज कर सकते हैं, 3 बार। ठीक है,
कितनी बार? 3 बार। 2 बार वैसे मैक्सिमम होता है नॉर्मली, लेकिन इनको अगर बार बार उत्तरजीवी संतान नहीं है तो 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो से कम उत्तरजीवी संतान वाली महिला राज्य कर्मचारी को प्रसूति अवकाश कितनी बार तक दिया जा सकता है? जिसके 2 से कम उत्तरजीवी संतान है तो उस महिला राज्य कर्मचारी को प्रसूति अवकाश कितनी बार तक दिया जा सकता है? बताइए जल्दी। 2 बार अभी आया पहला क्वेश्चन, ठीक है। 30वां क्वेश्चन, 2 बार दे सकते हैं, मैक्सिमम कितनी बार? 2 बार, ठीक है। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 103 जो कि प्रसूति अवकाश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि महिला राज्य कर्मचारी यदि महिला राज्य कर्मचारी 2 बार प्रसूति अवकाश का उपयोग कर ले और उसे कोई भी उत्तरजीवी संतान नहीं हो तो उसे और कितनी बार प्रसूति अवकाश दिया जाएगा? और कितनी बार दिया जाएगा बताइए? मैक्सिमम 1 बार और दे दिया जाएगा। 2 पहले दे दिया तो 1 बार और दे दिया जाएगा, तो कितने हो जाएगा? टोटल 3 बार क्या हो जाता है? अगर उत्तरजीवी संतान नहीं है तो टोटल 3 बार। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 103 जो किससे संबंधित है? प्रसूति अवकाश से, ठीक है। कितनी बार दिया जाएगा? मैक्सिमम 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसूति अवकाश पर महिला कर्मचारी को वेतन दिया जाता है। कितना वेतन दिया जाता है प्रसूति अवकाश पर महिला कर्मचारी को? बताइए। तो कंप्लीट वेतन दिया जाता है। कितना दिया जाता है? पूर्ण वेतन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूर्ण वेतन दिया जाता है। किससे संबंधित है? रूल नंबर 103 प्रसूति अवकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसूति अवकाश कितने अवधि के लिए दिया जाता है और वर्तमान निर्धारित अवधि किस दिनांक से प्रभावी है? बताइए। प्रसूति अवकाश कितने अवधि के लिए दिया जाता है? मैक्सिमम 180 दिन के लिए दिया जाता है। और कब से प्रभावी है? 11/10/2008 से। क्या सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही। 180 दिन के लिए 180 दिन के लिए प्रसूति अवकाश दिया जाता है और 11 अक्टूबर 2008 से प्रभावी है। कब से? 11 अक्टूबर 2008 से। 11 अक्टूबर 2008 से, ठीक है। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 103 में। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 103 जो कि प्रसूति अवकाश से संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसूति अवकाश पर प्रसूति के मामले को छोड़कर प्रसूति के मामले को छोड़कर अन्य किसी परिस्थिति में दिया जा सकता है तथा कितने अवधि तक स्वीकृत किया जा सकता है? बताइए कितनी अवधि तक स्वीकृत किया जा सकता है प्रसूति अवकाश को? प्रसूति के मामले को छोड़कर तो गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह का दिया जा सकता है। क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह के लिए दिया जा सकता है। कितने सप्ताह के लिए? 6 सप्ताह के लिए, ठीक है, गर्भपात के मामले में। और कितने कौन से नियम से दिया जाता है? ये रूल नंबर 103 जो कि प्रसूति से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भपात के मामले में गर्भपात के मामले में महिला कर्मचारी को प्रसूति अवकाश संपूर्ण सेवा में कुल कितनी बार दिया जाएगा? बताओ। पूरी सेवा है, मान लो कितनी भी जॉब लगते हैं, कितने भी समय के लिए जॉब करते हैं हम टोटल, तो संपूर्ण सेवा में कितनी बार गर्भपात के मामले में महिला कर्मचारी को प्रसूति अवकाश दिया जा सकता है? तो कितनी बार दिया जा सकता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। वही नियम है जो प्रसूति अवकाश के लिए है। तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम 2 बार। कितनी बार? मैक्सिमम 2 बार, ठीक है। मैक्सिमम 2 बार, 2 बार से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। प्रसूति अवकाश दिया जाता है, ऐसे ही गर्भपात में भी प्रसूति अवकाश 2 बार ही दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसूति अवकाश किसको देय है? प्रसूति अवकाश किस किस को दिया जा सकता है? तो किस किस को दिया जाता है? स्थायी महिला कर्मचारी को दिया जाता है, हाँ। अस्थायी महिला कर्मचारी को, हाँ। परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी महिला कर्मचारी को, हाँ। मतलब उपरोक्त सभी, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 103 में। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 103 जो कि प्रसूति अवकाश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसूति अवकाश की स्वीकृति पूर्ण वेतन पर किस महिला कर्मचारी को दी जाती है? तो पूर्ण वेतन की बात हो रही है और किस महिला कर्मचारी को दी जाती है? तो स्थायी कर्मचारी को भी दी जाती है, अस्थायी कर्मचारी को भी दी जाती है, प्रोबेशनल ट्रेनी को भी दी जाती है। क्या हो जाएगा? प्रसूति अवकाश मतलब स्थायी कर्मचारी को भी दिया जाता है, अस्थायी कर्मचारी को भी दिया जाता है और प्रोबेशनल ट्रेनी को भी दिया जाता है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी।
किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 103 जो कि प्रसूति अवकाश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला राज्य कर्मचारी, क्या? एक महिला राज्य कर्मचारी जिसकी राजकीय सेवा में प्रवेश से पूर्व प्रसव हुआ है, मतलब उसने गवर्नमेंट सेवा में प्रवेश लिया है ना, उसके पहले प्रसव हुआ है, उसको देय निर्धारित अवकाश की गणना में प्रसव अवस्था के कितने दिनों को 180 दिन में से कम किया जाएगा? तो राजकीय सेवा से पहले ही प्रसव हो गया तो उसके देय निर्धारित अवकाश की गणना में प्रसवावस्था के कितने दिनों को 100 दिन में से कम किया जाएगा? कितने दिन घटा सकते हैं उसमें से? टोटल कितने दिन घटा सकते हैं बताइए? तो टोटल इसमें आपके घटाएंगे 30 दिन। कितने घटाएंगे? 30 दिन। ठीक है, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कितने दिन घटाएंगे? 30 दिन घटाएंगे। कितने? 30 दिन। कैसे घटाएंगे? जो प्रसव होता है उसके 15 दिन तो पहले और 15 दिन बाद के, तो दोनों दिन घटा लेंगे, इसलिए कितने दिन घटा लेंगे? 30 दिन। ठीक है, तो 180 में से 30 घटा लेंगे तो कितने अवकाश मिलेंगे उसको? 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो इसको लाइक कर दीजिए। एक महिला कर्मचारी जिसकी राजकीय सेवा में कार्य ग्रहण से पूर्व प्रसव हुआ है को कितने दिवस का अवकाश सेवा में प्रवेश के पश्चात दिया जाता है? एक महिला कर्मचारी है जिसके राजकीय सेवा में कार्य ग्रहण से पूर्व प्रसव हुआ है को कितने दिवस का अवकाश सेवा में प्रवेश के पश्चात दिया जाएगा? तो बताओ कितने दिन का अवकाश प्रवेश के पश्चात दिया जाएगा? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कितने दिन का दिया जाएगा? 180 दिन का। कितना दिया जाएगा? 180 दिन का। राजकीय सेवा में कार्य ग्रहण से पूर्व प्रसव है तो कितने दिवस का अवकाश सेवा में प्रवेश के पश्चात दिया जाएगा? 180 दिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें लिखा हुआ है? आपके 103 में। एक महिला राज्य कर्मचारी, ठीक है, राज्य सरकार की सेवा में चयन से पूर्व प्रसव हो गया, अनुमत प्रसूति अवकाश सेवा में कार्य ग्रहण के पश्चात कितने दिनों में प्रारंभ करना अनिवार्य है? अनुमत प्रसूति अवकाश सेवा में कार्य ग्रहण के पश्चात कितने दिनों में प्रारंभ करना अनिवार्य है? तो ये 15 दिनों में अनिवार्य है। कितने दिनों में अनिवार्य है? 15 दिनों में। ठीक है, 15 कार्य ग्रहण के पश्चात 15 दिनों में अनिवार्य है। ठीक है, किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 103 जो कि प्रसूति अवकाश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम 103 ए, नियम 103 ए में कौन सी प्रकृति का अवकाश उल्लेखित है? तो पहले माता की बात हो गई, अब पिता की बात। आप ट्रिक देखिए, शानदार तरीके से आपको ट्रिक समझ में आएगी। किसकी आएगी? पितृत्व अवकाश। अब क्या आएंगे? पितृत्व अवकाश। तो ये किससे संबंधित है? आपके रूल नंबर 103 ए में। ठीक है, प्रसूति अवकाश अभी आपको बताया हमने रूल नंबर 103 में। किसमें? रूल नंबर 103 में। और दत्तक ग्रहण अवकाश आएगा आपके रूल नंबर 103 बी में। और चिकित्सालय अवकाश आपके किसमें आएगा? 105 में। किसमें आएगा? 105 में। तो नियम 103 ए किससे संबंधित है? पितृत्व अवकाश से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पितृत्व अवकाश कौन से नियम से लिखित है और किस दिनांक से प्रभावी है? पितृत्व अवकाश कब से? 103 ए में और 6 दिसंबर 2004 से। क्या हो जाएगा आपके? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नियम 103 ए में और 6 दिसंबर 2004 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृत्व अवकाश अधिकतम कितनी अवधि तक दिया जा सकता है? आपको अभी हमने बताया मातृत्व अवकाश। क्या? मातृत्व यानी कि प्रसूति अवकाश। प्रसूति अवकाश मैक्सिमम कितनी अवधि का दिया जा सकता है? 180 दिन का। कितने दिन का? 180 दिन का। ठीक है, कितने दिन का? 180 दिन का। इसी प्रकार पितृत्व अवकाश कितने अवधि तक दिया जा सकता है? तो ऑप्शन देखिए, बताइए कौन कितने दिन तक का दिया जा सकता है पितृत्व अवकाश? तो पितृत्व अवकाश सिर्फ और सिर्फ आपके सिर्फ 15 दिन का दिया जाता है। कितने दिन का दिया जाता है? 15 दिन का दिया जाता है। और इसको 2 बार बढ़ाया जा सकता है, ये ध्यान रख लेना। कितनी बार? 2 बार। ठीक है, 2 बार बढ़ाया जा सकता है। 2 बार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, पहले 15 फिर 3 माह बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृत्व अवकाश का कर्मचारी उपभोग किस अवधि के अंदर कर सकता है?
नियमों के अनुसार सही अवधि क्या है? तो पितृत्व अवकाश कर्मचारी उपभोग किस अवधि के अंदर करेगा? बताइए किस अवधि के अंदर करेगा? पत्नी के जो प्रसव होगा उसके 15 दिन पूर्व से लेकर प्रसव के 3 माह बाद तक। क्या? 3 माह बाद तक। तो क्या हो जाएगा? तो इनके बीच में कभी भी ले सकता है वो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके? सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रसूति के प्रसव के 15 दिन पूर्व से लेकर प्रसव के 3 माह बाद तक कभी भी ले सकता है वो, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन सी करेक्ट। किसमें लिखा हुआ है आपके? 103 ए में, क्योंकि 103 एक किससे संबंधित है? पितृत्व अवकाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृत्व अवकाश में वेतन दिया जाता है। तो पितृत्व अवकाश में वेतन आपको कंप्लीट मिलता है, जैसे प्रसूति अवकाश में भी कंप्लीट मिलता है, ऐसे ही पूर्ण वेतन मिलता है। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 103, जो कि किससे संबंधित है? पितृत्व अवकाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष राज्य कर्मचारी को उसकी पत्नी के गर्भपात होने पर पितृत्व अवकाश कितने अवधि का दिया जाएगा? कोई पुरुष राज्य कर्मचारी है, अगर उसकी पत्नी का गर्भपात होने पर उसको पितृत्व अवकाश कितने अवधि का दिया जाएगा? तो कितने, इसका तो कोई वही नहीं है, नहीं दिया जाता। गर्भपात के लिए कोई पितृत्व अवकाश नहीं दिया जाता। अगर आपको ऐसे ही बात करें तो कितने दिन का दिया जाता है पितृत्व अवकाश? नॉर्मल रूप में 15 दिन का, ठीक है। कितने दिन का दिया जाता है? 15 दिन का, ठीक है। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 103 ए में। और इसको 2 बार बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो गर्भपात के लिए कोई अवकाश नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्तक ग्रहण अवकाश आरएसआर के किस नियम में वर्णित है? दत्तक ग्रहण अवकाश आरएसआर के किस नियम में वर्णित है? तो यह है आपके 103 बी में। किसमें है? 103 बी में। 103 में क्या है? प्रसूति अवकाश। 103 ए में पितृत्व अवकाश। और 103 बी में आपके क्या है? दत्तक ग्रहण अवकाश, ठीक है। प्रसूति, इसमें आएगा आपके पितृत्व, और इसमें आएगा आपके दत्तक ग्रहण। और 103 सी में आएगा आपके चाइल्ड केयर लीव। क्या आएगा? चाइल्ड केयर CCL, ठीक है। चाइल्ड केयर लीव CCL, चाइल्ड केयर लीव, ठीक है। बच्चा देखभाल अवकाश, ठीक है। 103 सी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्तक ग्रहण अवकाश किसको स्वीकृत किया जा सकता है? बताओ। दत्तक ग्रहण अवकाश है जो 103 बी में बात होएगी। दत्तक ग्रहण अवकाश की किस में होएगी बात? 103 बी में। तो वो किसको दिया जा सकता है? बताओ किसके? तो ये सिर्फ स्थायी और अस्थायी महिला राज्य कर्मचारी को दिया जाता है। दत्तक ग्रहण का मतलब गोद लेना, बच्चों को गोद लेना। और 1 साल से छोटे बच्चे को गोद लिया जाता है। तो ये इस किसको दिया जाता है? स्थायी और अस्थायी महिला राज्य कर्मचारी को दिया जाता है, प्रोबेशनर वाले को नहीं दिया जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को अगर अभी तक लाइक्स नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्तक ग्रहण अवकाश कितनी अवधि तक स्वीकृत किया जा सकता है? दत्तक ग्रहण अवकाश कितनी अवधि तक का स्वीकृत किया जाता है? तो कितनी अवधि का दिया जाता है दत्तक ग्रहण अवकाश? वही जैसे प्रसूति अवकाश मिलता है उतना ही मिलता है। कितना? 180 दिन का, ठीक है। प्रसूति अवकाश भी 180 दिन का मिलता है। किसमें लिखा हुआ है? 103 बी में। किसमें? 103 बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्तक ग्रहण अवकाश महिला राज्य कर्मचारी को कितनी अवधि से छोटा बच्चा लेने पर दिया जाता है? तो कितनी अवधि से छोटा बच्चा लिया जाएगा? मैंने आपको बताया 1 वर्ष से छोटा। क्या हो जाएगा? 1 वर्ष से छोटा, मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 103 बी में। क्यों? क्योंकि इसमें दत्तक ग्रहण अवकाश की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जाता है, असत्य कथन बताना है इनमें से। मतलब आपको गलत कथन बताना है इनमें से। दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो इनमें से गलत बताना है। गलत ऑप्शन कौन सा रहेगा ये बताना है। तो इसमें 2 वर्ष तक का बच्चा नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा? आपके बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका एक गलत ऑप्शन है। 1 वर्ष से छोटा बच्चा गोद ले सकते हैं, सही है। वेद प्रमाण पत्र पर 180 दिन का दिया जाता है दत्तक ग्रहण, ये भी सही है। 2 से कम उत्तरजीवी संतान होने पर भी बच्चा गोद ले सकते हैं, सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आपके बी ऑप्शन है, यानी कि 2 वर्ष का बच्चा गोद नहीं ले सकते, पहले 1 वर्ष से छोटा बच्चा ही गोद लेते सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्तक ग्रहण अवकाश किस दिनांक से प्रभावी किए गए हैं?
तो दत्तक ग्रहण अवकाश आपके किस दिनांक से प्रभावित किए गए हैं? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ, दत्तक ग्रहण अवकाश किस दिनांक से प्रभावित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके 7 दिसंबर 2011 से। कब से किए गए हैं? 7 दिसंबर 2011 से। ठीक है, किसमें लिखे हुए हैं? दत्तक ग्रहण अवकाश 103 बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सालय अवकाश, क्या चिकित्सालय अवकाश कौन से कर्मचारियों को स्वीकृत नहीं किया जा सकता? तो नहीं की बात हो रही है। चिकित्सालय अवकाश कौन से कर्मचारियों को स्वीकृत नहीं किया जा सकता? तो ये आपके पुलिस और सैनिक बलों की बात होती है। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैनिक सैनिक या पुलिस बल में कार्यरत कर्मचारियों को चिकित्सालय अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सालय अवकाश ऐसे कर्मचारियों को दिए जाएंगे जिन पर अधिनियम प्रभावी हो। तो कौन से अधिनियम प्रभावी हो? किन चिकित्सालय अवकाश कौन से कर्मचारियों को दिए जाएंगे जिन पर अधिनियम प्रभावी हो? तो कौन से हो? कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम सही है, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम सही है, मतलब उपरोक्त दोनों सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 और राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 दोनों होंगे, जब जाके आपको दोनों के लिए ही अधिनियम प्रभावी माने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चिकित्सालय अवकाश को क्या चिकित्सालय अवकाश को स्वीकृति के लिए कर्मचारी को चिकित्सालय में प्रवेश के दिन अधिकतम वेतन कितने रुपए से कम होना चाहिए? मतलब अगर वो चिकित्सालय में भर्ती हो रहे हैं तो प्रवेश के दिन मैक्सिमम वेतन कितने रुपए से कम होना चाहिए? मैक्सिमम वेतन कितने रुपए से कम होना चाहिए, ये बताना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31,000 से कम होना चाहिए उसका वेतन, चिकित्सालय में भर्ती होने से पूर्व। कितने से? 31,000 रुपये से कम। ठीक है, किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 105 में। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 105 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सालय अवकाश क्या चिकित्सालय अवकाश भारी संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को देय है। सही है, वह सेवा में किस स्तर तक को स्वीकृत है? बताओ, भारी संयंत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है क्या चिकित्सालय अवकाश? तो किन कर्मचारियों के स्तर तक स्वीकृत है? तो आपके अधीनस्थ सेवा वालों को दिया जाता है, सही बात है। मंत्रालय कर्मचारियों को दिया जाता है, सही है। चतुर्थ श्रेणी को भी दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपके? उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 105 में। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 105 में। अधीनस्थ सेवा, मंत्रालय कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सालय अवकाश कितनी अवधि तक का स्वीकृत किया जा सकता है? कौन से नियम में इसका प्रावधान है? तो मैक्सिमम चिकित्सालय अवकाश कितनी अवधि का दिया जा सकता है मैक्सिमम, और कौन से नियम में इसका प्रावधान है? तो यह आपके भर्ती रहने तक दिया जा सकता है और 105 में है, चिकित्सालय में भर्ती रहने तक। और नियम 105 में, किस में है? नियम 105 में। ठीक है, किसकी बात हो रही है? चिकित्सालय अवकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सालय अवकाश में वेतन सक्षम प्राधिकारी कितना स्वीकृत करता है? तो सक्षम प्राधिकारी कितना स्वीकृत कर सकता है चिकित्सालय अवकाश में वेतन? तो वेतन कितना देगा आपके? ये उपार्जित या अर्ध वेतन जो आवश्यक समझे, इनसे कोई से भी जो आवश्यक समझे उसमें दे देगा आपको। क्या? उपार्जित या अर्ध वेतन जो आवश्यक समझे उसके भीतर आपको दे देगा चिकित्सालय अवकाश के अंदर। ठीक है, उपार्जित अवकाश आपके किस में है? रूल 97(1) में। ठीक है, और आपके अर्धवेतन किस में है? रूल 97(2) में। ठीक है, 97(1) में आपके उपार्जित अवकाश और 97(2) में अर्धवेतन अवकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये चिकित्सालय अवकाश किस में आएगा आपके? रूल नंबर 105 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आपने अगर अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अध्ययन अवकाश के नियम प्रभावी माने गए हैं। तो नियम कब से प्रभावी है अध्ययन अवकाश की? अब किसकी बात हो रही है? अध्ययन अवकाश की। तो ये आपके होता है रूल नंबर 110 से
121, 110 से और 121 के बीच में क्या है आपके अध्ययन अवकाश, क्या है अध्ययन अवकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अध्ययन अवकाश निम्न में से किस प्रयोजन पर दिए जाते हैं? तो बताइए अध्ययन अवकाश निम्न में से किस प्रयोजन पर दिए जाएंगे? प्रयोजन बताना है किस आधार पर दिए जाते हैं अध्ययन अवकाश। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए अध्ययन अवकाश निम्न में से किस प्रयोजन पर दिए जाते हैं, बताओ। तो ये हो जाएगा आपके राज्य कर्मचारी के पद की उपयोगी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए। क्या हो जाएगा? राज्य कर्मचारी के पद की उपयोगी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए आपके क्या हो जाएंगे? अध्ययन अवकाश दिए जाएंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपके ये किस में आते हैं? 110 में। 110 से और 121 के बीच में क्या आते हैं आपके? अध्ययन अवकाश। तो ये किस में लिखा हुआ है? 110 में लिखा हुआ है, प्रयोजन पर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन अवकाश ऐसे कर्मचारी को दिया जाएगा जिसके अवकाश से लौटने के बाद अधिवार्षिकी सेवा पर सेवानिवृत्त होने में कम से कम कितने समय की अवधि शेष हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लास्ट की है कि कितने समय उसके सेवानिवृत्ति में शेष है, तो उस आदमी को ही दिया जाएगा आपके अध्ययन अवकाश। तो कितने शेष होने चाहिए? 5 वर्ष कम से कम, जिसका सेवानिवृत्ति में कम से कम कितना दिन होना चाहिए? 5 वर्ष। कितना होना चाहिए? 5 वर्ष, जब जाके उसको क्या दिया जाएगा? अध्ययन अवकाश। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन अवकाश स्वीकृति के समय कर्मचारी की आयु कितने वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो कितने वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, बताइए कितनी वर्ष से नहीं होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा आपके 52 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 52 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी राज्य कर्मचारी, क्या स्थायी राज्य कर्मचारी जिसको किसी ऐसे पाठ्यक्रम के लिए जो कर्मचारी के विभागीय कार्य जहां वह नियोजित है के हित में आवश्यक है को अध्ययन अवकाश स्वीकृत हो सकता है, परंतु कर्मचारी असाधारण अवकाश पर अध्ययन अवकाश लेता है तो सेवा से लौटने के बाद कितने वर्ष की सेवा आवश्यक होगी? एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। स्थायी राज्य कर्मचारी जिसको किसी ऐसे पाठ्यक्रम के लिए जो कर्मचारी के विभागीय कार्य जहाँ वह नियोजित है के हित में आवश्यक है को अध्ययन अवकाश स्वीकृत हो सकता है, परंतु कर्मचारी असाधारण अवकाश पर अध्ययन अवकाश लेता है तो सेवा से लौटने के बाद कितने वर्ष की सेवा करनी होगी? तो कोई बाध्यता नहीं है इसमें आपके, क्या है? ऑप्शन डी, इसमें आपके कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? नॉर्मल केस में कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन अगर ये असाधारण अवकाश से बात हो रहा है तो इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, असाधारण अवकाश की बात हो रही है इसलिए इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, असाधारण अवकाश की बात हो रही है। अगर असाधारण अवकाश सामान्य में होता तो ये कितनी ज़रूरत होती? 5 वर्ष की। कितने की होती? 5 वर्ष की ज़रूरत। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन अवकाश निम्न में से किसको स्वीकृत नहीं किया जाएगा? तो नहीं किया जाएगा, आपको ये बताना है किसको नहीं किया जाएगा स्वीकृत, बताओ। स्थायी कर्मचारी को दिया जाएगा। अस्थायी जिसकी नियुक्ति नियमित नियुक्ति की गई हो और 3 वर्ष की सेवा कर ली हो उसको भी दी जाएगा। अस्थायी कर्मचारी जिसकी 3 वर्ष से कम सेवा उसको भी दी जाएगा। मतलब इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है, मतलब तीनों को दिया जाएगा, स्थायी को, अस्थायी कर्मचारी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम 110(3) के अनुसार अस्थायी कर्मचारी को जनहित में प्रमाणित अध्ययन के लिए कौन से अवकाश को शिथिलन देकर अवकाश दिया जाएगा? तो कौन से अवकाश को देकर शिथिलन देकर अवकाश दिया जाएगा? जनहित में प्रमाणित अध्ययन के लिए। ठीक है, तो कौन सा अवकाश दिया जाएगा आपको? असाधारण अवकाश। कौन सा दिया जाएगा? असाधारण अवकाश के लिए। अब असाधारण अवकाश आपके कौन से नियम में आते हैं? 96 बी में। ठीक है, किस में आते हैं? 96 बी में। ठीक है, 96 बी में। और अर्धवेतन अवकाश आपको बताया 97
किस में आते हैं? 97, 1 में, ठीक है। उपार्जित अवकाश किस में आएंगे आपके? 91 में। किस में आएंगे? 91 में, ठीक है। और अध्ययन अवकाश आपके 110 से 121 तक, किस में आएंगे? 110 से 121 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अध्ययन अवकाश संपूर्ण सेवा अवधि में अधिकतम कितनी अवधि का स्वीकृत हो सकता है? तो मैक्सिमम कितनी अवधि के लिए अध्ययन अवकाश मिल सकते हैं? तो मैक्सिमम कितने के लिए मिल सकता है? 24 महीने के लिए। कितने के लिए मिल सकता है? 24 महीने के लिए, ठीक है। कितने के लिए मिल सकता है? 24 महीने के लिए मिल सकता है आपको संपूर्ण सेवा में। कितने में? संपूर्ण सेवा में। और अगर नॉर्मल की बात हो तो एक बार में 12 महीने का मिलेगा, ठीक है। क्या? एक बार में कितना मिलेगा? 12 महीने का। और संपूर्ण सेवा में टोटल 24 महीने का। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 112 में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 112। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिप्लोमाधारी इंजीनियर कर्मचारी को डिग्री पाठ्यक्रम करने के लिए, डिप्लोमाधारी इंजीनियर कर्मचारी को डिग्री पाठ्यक्रम करने के लिए किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ कितना अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो डिप्लोमाधारी की बात हो रही है तो उसको कितने का साल का दे सकते हैं? 3 वर्ष या 36 माह के लिए। किसके? 3 वर्ष। 3 वर्ष में कितने माह होते हैं? 36 माह। ये भी किसे में लिखा हुआ है? रूल नंबर 112 में। किसमें? रूल नंबर 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिप्लोमाधारी इंजीनियर, क्या डिप्लोमाधारी इंजीनियर अस्थायी कर्मचारी को डिग्री पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए कौन सा अवकाश स्वीकृत हो सकता है तथा कितनी अवधि तक हो सकता है? तो डिग्री कर्मचारी के लिए, डिप्लोमाधारी के लिए कितना अवकाश हो सकता है? 3 वर्ष का होगा। और असाधारण अवकाश क्या होगा? 3 वर्ष का असाधारण अवकाश होता है। 3 वर्ष का असाधारण अवकाश के रूप में मिलता है, ठीक है। 3 वर्ष मतलब 36 माह है। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्ययन अवकाश के लिए, क्या अध्ययन अवकाश के लिए औचित्यपूर्ण अवधि नियम 112 के अनुसार, नियम 112 के अनुसार, किसके अनुसार? नियम 112 के अनुसार मानी गई है। अपवाद के मामले को छोड़कर उपयुक्त अवधि बताइए। तो उपयुक्त अवधि बताइए आप, अपवाद के मामले को छोड़कर बताइए उपयुक्त अवधि। तो क्या मानी जाएगी आपके? नॉर्मल अध्ययन अवकाश 12 महीने का। और आपके अगर आपके डिप्लोमाधारी होगी, किसकी? अगर आपके डिप्लोमाधारी, किसकी बात हो रही है? डिप्लोमाधारी, तो उनके लिए आपके कितना हो जाएगा? डिप्लोमाधारियों के लिए 3 वर्ष मतलब 36 माह, ठीक है। संपूर्ण सेवा में, सॉरी ये हमने थोड़ा गलत कर दिया। डिप्लोमाधारी के लिए कितना होगा? डिप्लोमाधारी के लिए ये तो होगा डिप्लोमाधारी के लिए 36 माह। और संपूर्ण सेवा में कितना मिलेगा? संपूर्ण सेवा में टोटल 24 महीने का। कितना मिलेगा? नॉर्मल अवस्था में 12 महीने का, फिर उसको बढ़ाकर 24 महीना संपूर्ण सेवा में। और डिप्लोमाधारियों के लिए कितना होता है? 36 महीने का। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राज्य कर्मचारी स्वीकृत अध्ययन अवकाश के साथ, क्या एक राज्य कर्मचारी स्वीकृत अध्ययन अवकाश के साथ अन्य प्रकार का अवकाश असाधारण अवकाश को छोड़कर मिलाकर कुल सेवा से अनुपस्थिति माह से ज़्यादा नहीं होगी। तो असाधारण अवकाश को छोड़ता है वो, और अध्ययन अवकाश के साथ अन्य अवकाश का संयोजन करता है, तो उसको कितने महीने का मिलेगा? ठीक है, तो ये मिलेगा आपको, ये एक तरह का स्टार क्वेश्चन है। 28 महीने का मिलेगा। कितने महीने का मिलेगा? 28 माह का, ठीक है। कितने महीने का मिलेगा? 28 माह का। और ये किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 112 में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्थायी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश पर रहने पर किस प्रकार के अवकाशों के समान वेतन मिलता है? तो वेतन किस आधार पर मिलता है स्थायी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश के समय? तो अर्ध वेतन के समान मिलता है। कैसे मिलता है? अर्ध वेतन के अवकाश के समान। क्या हो जाएगा आपके? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्ध वेतन के अवकाश के समान। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 112। अगर अध्ययन अवकाश पर कोई कर्मचारी है तो उसको अर्ध वेतन के समान अवकाश मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थायी कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश के मामले में कितना वेतन दिया होता है? तो स्थायी कर्मचारी की बात हो रही है, कितना वेतन मिलता है स्थायी कर्मचारी को?
अर्ध वेतन के समान। कितने? आधी वेतन राशि के समान। अध्ययन अवकाश के समय आधे वेतन राशि के समान। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी की अनुशंसा के साथ किसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए? अध्ययन अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी की अनुशंसा के साथ किसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो किसको दिया जाएगा? आपके स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी की अनुशंसा के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किसको दिया जाएगा? बताओ किसको दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी। तो ये दिया जाएगा आपके विभाग के मुख्य लेखाधिकारी को। किसको दिया जाएगा? विभाग के मुख्य लेखाधिकारी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर्मचारी भारत से भिन्न स्थान जहां अन्य प्रकार के अवकाश पर है किसी पाठ्यक्रम के लिए उस अवधि को अध्ययन अवकाश में परिवर्तित करा सकता है। ठीक है, उस पाठ्यक्रम के लिए अवधि है उसको अध्ययन अवकाश में परिवर्तित करा सकता है। कौन सा स्थान नियमों में निर्धारित है तथा यह प्रावधान किस नियम में है? तो भारत के बाहर कौन से स्थान है और किस नियम में है? तो सिर्फ दो ही जगह की बात होती है, अमेरिका और यूरोप की। किसकी बात होती है? अमेरिका और यूरोप की। रूल नंबर 116। क्या? रूल नंबर 116 अमेरिका और यूरोप। तो किस में बात होगी ये? रूल नंबर 116। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अध्ययन अवधि में विशिष्ट श्रेणी। क्या? अध्ययन अवधि में विशिष्ट श्रेणी के कार्यों के दौरे के लिए दिया जाता है। विशिष्ट श्रेणी के कार्यों के दौरे के लिए दिया जाता है। तो अध्ययन अवधि में विशिष्ट श्रेणी के लिए किसको दिया जाता है? आपके अध्ययन भत्ता। अगर अध्ययन अवधि में आपके विशिष्ट श्रेणी के कार्य करेंगे तो उसमें आपको अध्ययन भत्ता अलग से दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अध्ययन भत्ता। क्या होगा? रूल नंबर 117। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन अवधि के दौरान। क्या? अध्ययन अवधि के दौरान विश्राम काल अधिकतम कितनी अवधि तक स्वीकृत किया जा सकता है? अध्ययन अवधि के दौरान विश्राम काल मैक्सिमम कितने अवधि तक का स्वीकार किया जाता है? तो विश्राम काल कितना मैक्सिमम ले सकते हैं? 14 दिन का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना दोस्तों। 14 दिन का ले सकते हैं। कितना दिन का? 14 डेज। ठीक है, 14 डेज का, 14 डेज का ले सकते हैं। किसमें है? रूल नंबर 118 में। अध्ययन अवधि के दौरान विश्राम काल अधिकतम कितने अवधि के लिए? 14 दिन के लिए। दोस्तों अगर आपके ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हो तो आप RSR की ट्रिक देख सकते हैं। 10-10, 20-20 मिनट की ट्रिक है। 6-7 वीडियो उनको देखकर फिर आप वापस क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन अवधि में यदि कर्मचारी विश्राम काल पर रहता है तो कर्मचारी को उस अवधि में क्या दिया जाएगा और कितनी अवधि का दिया जाएगा? बताओ। विश्राम काल में, अध्ययन अवधि के दौरान अगर विश्राम काल में रहता है तो अध्ययन भत्ता दिया जाएगा और 14 दिन का दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अध्ययन भत्ता और 14 दिन का। कितने दिन का दिया जाएगा? 14 दिन का। किसमें है? रूल नंबर 118 में। किसमें है? रूल नंबर 118 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन पाठ्यक्रम का शुल्क। क्या? अध्ययन पाठ्यक्रम का शुल्क सामान्यतः किसको वहन करना होता है? तो अध्ययन पाठ्यक्रम का शुल्क की बात हो रही है आपके। किसकी बात हो रही है? शुल्क की। तो किसको वहन करना होता है? ये खुद कर्मचारी वहन करता है। कौन करते हैं? आपके कर्मचारी खुद वहन करते हैं। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 119 में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 119 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल प्रीवियस पेपर के लिए दोस्तों 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी अध्ययन अवकाश के दौरान यदि छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा हो तो उस स्थिति में उसको अध्ययन अवकाश पर वेतन कितना दिया जाएगा? मतलब अगर कोई कर्मचारी है अध्ययन अवकाश के दौरान अगर वो कोई छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है तो उसको वेतन कितना दिया जाएगा? कितना वेतन दिया जाएगा बताइए कमेंट बॉक्स में। तो उसको आधा ही वेतन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? अर्ध वेतन अवकाश के समान। कितने के समान? अर्ध वेतन अवकाश के समान। क्या हो जाएगा आपके? बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन अवकाश को किस अवकाश के नाम में लिखा जाएगा? तो अध्ययन अवकाश को किस अवकाश के नाम में लिखा जाता है? किस अवकाश के नाम में लिखा जाएगा? तो इसको किसी के भी नाम में नहीं लिखा जाता अध्ययन अवकाश को, ये ध्यान रखना। किसी के भी नाम में नहीं लिखा जाएगा। क्या आएगा ऑप्शन? किसी के भी नाम में नहीं लिखा
जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अध्ययन अवकाश की अवधि को क्या अध्ययन अवकाश की अवधि को सेवा अवधि के लिए किन कार्यों के लिए सम्मिलित माना जाता है? अध्ययन अवकाश की अवधि को सेवा अवधि के लिए किन कार्यों के लिए सम्मिलित माना जाता है? तो पदोन्नति के लिए माना जाता है, पेंशन योग्य के लिए माना जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। क्या ऑप्शन हो जाएगा सही? उपरोक्त दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अध्ययन अवकाश का उपभोग प्रशिक्षण के लिए करने पर वापस आकर राज्य सेवा में बंध पत्र भरना होगा, तो कौन सा तथ्य नियमानुसार सही नहीं है? अध्ययन अवकाश का उपभोग प्रशिक्षण के लिए करने पर वापस आकर राज्य सेवा में बंध पत्र रखें, तो ये बंध पत्र है, चारों बंध पत्र एक साथ है, इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। क्या है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये आपके इसमें है 2 वर्ष वाला, 2 वर्ष के प्रशिक्षण पर 4 वर्ष। इसको है आपको दो याद करना है, 36 36 और 12। ठीक है, लिख लिए। अब ऐसे ही आपको 1 2 3 5 लिखने हैं, 3612 और 1235, 3612 1235। अब ये तो है आपके क्या है, ऊपर वाले तो है आपके अवकाश। क्या है? अवकाश। और ये है आपके सेवा। क्या है? नीचे ऊपर वाले तो आपका आपको क्या अवकाश है, और नीचे वाले सेवा। ठीक है, अब आपके ऊपर 3 वर्ष का अवकाश। ठीक है, तो आपके 3 वर्ष की सेवा करने पर कितना दिया जाएगा आपको? 1 वर्ष की सेवा पर 3 वर्ष की सेवा। ठीक है, जैसे ये होगी ना आपके, अगर आपके 1 वर्ष की सेवा कर रहे हैं आप, तो 3 वर्ष का क्या दिया जाएगा आपको? अवकाश। ठीक है, अगर आपके 2 वर्ष की सेवा कर रहे हैं तो आपको कितना दिया जाएगा? 2 वर्ष के लिए 6 माह का। कितना दिया जाएगा? 3 वर्ष के अवकाश के लिए आपको 1 माह का। तो ये आपको इनका मिलान कर लेना है, 3 1 का मिलान कर लेना है, 6 2 का करना है, 1 3 का कर लेना है, और 2 5 का करना है। तो आपके क्या ऑप्शन है यहाँ पे? 4 की जगह क्या आना चाहिए था? 5 आना चाहिए था। ठीक है, इसलिए क्या आ जाएगा? तो ये 3612 ये आप बंध पत्र है, बंध पत्र है, ये आपके क्या है? बंध पत्र, सेवा और अवकाशों से संबंधित। 3612 और 1235 इनको मिलान कर लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्ययन अवकाश के बाद क्या अध्ययन अवकाश के बाद सेवा पर लौटे बिना ही त्याग पत्र दे दिए। क्या? सेवा पर लौटे बिना ही त्याग पत्र घर से ही दे रहे हैं, तो खर्च की राशि कैसे वसूल की जाएगी? तो क्या क्या वसूली की जाएगी बताइए? तो उसके वसूली की जाएगी बहुत तगड़े। अध्ययन अवकाश किया जाएगा। ठीक है, अन्य समस्त खर्च की राशि और दुगनी राशि। ठीक है, क्या क्या? अध्ययन अवकाश का वेतन, अन्य समस्त खर्च की राशि की दुगनी राशि। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अध्ययन अवकाश समस्त खर्च की दुगनी राशि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्ययन अवकाश के बाद सेवा पर लौटे बिना यानी निर्धारित बंध पत्र की अवधि में सेवा से त्याग पत्र देने पर अध्ययन अवकाश अवधि का खर्च अस्थायी कर्मचारी से वसूल किया। अस्थायी कर्मचारी की बात हो रही है, बंध पत्र की अवधि कंप्लीट कर ली और फिर भी त्याग पत्र दे रहे हैं, तो इसमें क्या क्या वसूला किया जाएगा? तो इसमें आपके वेतन जो उसके स्थान पर कार्य पर अन्य कर्मचारियों को देना पड़ा तथा अन्य भत्ता की दुगनी राशि। ठीक है, क्या हो जाएगी? अन्य भत्ता की दुगनी राशि। तो क्या हो जाएगा आपसे इसमें? ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसमें? सही। वेतन जो उसके स्थान पर कार्य पर अन्य कर्मचारियों को देना पड़ा तथा अन्य भत्तों की दुगनी राशि के समान। और किस में है? ये आपके 121 ए में है। किस में है? रूल नंबर 121 ए में। 100 ये 85 86 आपके 184 85 जो बंद पत्र के नियम चल रहे हैं ये 121 ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सेवा के चिकित्सा अधिकारी को पीजी कोर्स के लिए कितना अध्ययन अवकाश दिया जाता है तथा किस दिनांक से लागू है? तो पीजी कोर्स करने के लिए कितना दिया जाता है? 3 वर्ष का, मैंने बताया आपको 36 महीने का। और कब से लागू है ये? 31 मई 2012 से। क्या? 31 मई 2012 से, और 36 महीने का दिया जाता है पीजी कोर्स करने के लिए। किसको? चिकित्सा अधिकारियों को ही दिया जाता है बस ये। ठीक है,
किस में लिखा हुआ है? रोल नंबर 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन अवकाश के प्रावधान आरएसआर के किस अध्याय तथा किस अनुभाग में है? अध्ययन अवकाश के प्रावधान आरएसआर के किस अध्याय तथा किस अनुभाग में है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। अध्ययन अवकाश के कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। अध्ययन अवकाश के प्रावधान आरएसआर के किस अध्याय में है और किस अनुभाग में है? तो किस में है आपके अध्ययन अवकाश? अध्याय 11 में। किस में है? अध्याय 11 और अनुभाग 6 में। किस में है? अध्याय 11 और अनुभाग 6 में। तो क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अध्ययन अवकाश आपके 110 से 121 ए तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी को कौन सा अवकाश दिया जा सकता है? तो परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी है, उसको कौन सा अवकाश दिया जा सकता है? असाधारण अवकाश। क्या हो जाएगा आपके? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अवकाश दिया जाएगा? असाधारण अवकाश। और किस में आता है ये? रोल नंबर 122। और असाधारण अवकाश आपके 8 में भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी को क्या? परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी को 1 माह से ज़्यादा असाधारण अवकाश देने पर उतनी अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी काल बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अगर उसको असाधारण अवकाश 1 माह का दिया तो परिवीक्षाधीन जो उसका प्रोबेशन पीरियड होता है उसको 1 महीना और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो यह किस दिनांक से लागू किया? ये नियम किस दिनांक से? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 जून 2014 से। कब से लागू किया है? 11 जून 11/6/2014 से। ठीक है, 11 जून 2014 से। और ये किस में है आपके? 122, रोल नंबर 122। किस में है? रोल नंबर 122 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी ही हम राजस्थान पुलिस के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ लेकर आने वाले हैं। जूनियर अकाउंटेंट के ऑफिशियल पेपर आपको पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी कर्मचारियों को कौन से अवकाश दिए हैं? तो प्रोबेशन पीरियड ट्रेनी है, उनको कर्मचारियों को कौन से अवकाश दिए जाते हैं? तो पितृत्व अवकाश दिया जाता है, प्रसूति अवकाश भी दिया जाता है, 3 माह का साधारण अवकाश भी दिया जा सकता है। तो क्या आएगा आपके? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 122 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवीक्षाधीन कर्मचारी को दिए जाने वाले अवकाश का उल्लेख किस नियम में है? बताओ किस नियम में? प्रोबेशन कर्मचारी को दिए जाने वाले अवकाश का उल्लेख, तो यह है रूल नंबर 122 में। किस में है? रूल नंबर 122 में। ठीक है, 122 ए में क्या है? परिवीक्षाधीन। क्या? परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी। क्या है? प्रशिक्षणार्थी। ठीक है, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी किस में आएगा? रूल नंबर 122 में। ठीक है, 121 आपके अध्ययन अवकाश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षार्थियों को कौन से अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं तथा किसी शर्त पर स्वीकृत होते हैं? शिक्षार्थियों को कौन से अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं तथा किस शर्त पर स्वीकृत हो सकते हैं? तो ये होगा आपके असाधारण अवकाश। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अस्थायी कर्मचारियों के समान नहीं दिया जाते हैं। जो शिक्षार्थी होते हैं, ठीक है, अप्रेंटिस होते हैं, उनको असाधारण अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र पर मिलता है और अस्थायी कर्मचारियों के समान ही मिलता है। तो क्या हो जाएगा आपके? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस में लिखा हुआ है? रोल नंबर 123 में। क्या लिखा हुआ है? शिक्षार्थियों को असाधारण अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अस्थायी कर्मचारियों के समान मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षण संस्थाओं में अंशकालिक प्राध्यापकों को विश्राम काल के वेतन पर उपयोग की अनुमति किस शर्त पर देय होगी? शिक्षण संस्थाओं में अंशकालीन प्राध्यापक को विश्राम काल के वेतन पर उपयोग की अनुमति किस शर्त पर देय होगी? तो किस शर्त पर होगी? विश्राम काल को निरंतर बनाने। सही बात है। विश्राम काल से पूर्व के कैलेंडर वर्ष में नियुक्त हो, ये भी सही है। कर्मचारी के विश्राम काल पर रहने पर अन्य व्यय नहीं करना पड़े, ये भी सही है। मतलब क्या हो जाएगा आपके? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा?
डी ऑप्शन हो जाएगा। विश्राम काल में निरंतर बना रहे, विश्राम काल से पूर्व के कैलेंडर वर्ष में नियुक्त हो, कर्मचारी के विश्राम काल पर रहने पर अन्य व्यय नहीं करना पड़े। और ये किसमें है? रूल नंबर 124 में। किसमें है? रूल नंबर 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण संस्थाओं अथवा न्यायालय में कार्यरत अंशकालीन प्राध्यापक विधि अधिकारियों को कौन सा अवकाश अर्जित हो सकता है तथा कितने वर्ष की सेवा पर कितना अवकाश अर्जित हो सकता है? कौन सा अवकाश मिल सकता है, कितने वर्ष की सेवा पर कितना अवकाश मिल सकता है, ये बताना है आपको। शिक्षण संस्थाओं और न्यायालयों में कार्यरत अंशकालीन प्राध्यापक और विधि अधिकारियों के लिए, ठीक है। तो कितना मिल सकता है? अर्धवेतन अवकाश 6 वर्ष की सेवा पर 90 दिन का। क्या? अर्धवेतन अवकाश 6 वर्ष की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धवेतन अवकाश 6 वर्ष की सेवा पर 90 दिन का मिल सकता है। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 124 में। किसमें? रूल नंबर 124 में अर्धवेतन अवकाश मिल सकता है, 6 वर्ष की सेवा पर मिलेगा। और कितना मिलेगा? 90 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अंशकालीन प्राध्यापकों को बीमारी के आधार पर एक समय में कौन सा अवकाश में कितना अवकाश स्वीकृत हो सकता है? शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अंशकालीन प्राध्यापकों को बीमारी के आधार पर एक समय में कितना अवकाश और कौन सा अवकाश मिल सकता है? तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनमें अंशकालीन प्राध्यापकों की बात हो रही है, तो उनको कितना अवकाश मिल सकता है? तो उनको मिल सकता है आपके अर्धवेतन अवकाश, और कितना मिलेगा आपको? 60 दिन का। कितना? अर्धवेतन अवकाश और 60 दिन का। कितने दिन का? अर्धवेतन अवकाश 60 दिन का। तो क्या हो जाएगा आपके? बी ऑप्शन से हो जाएगा। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 124 में। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 124 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण संस्थानों में, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अंशकालीन प्राध्यापक अथवा न्यायालय में कार्यरत अंशकालीन विधि अधिकारी को एक समय पर बीमारी के आधार पर 60 दिन का अर्धवेतन अवकाश मिलता है। तो यह अवकाश पुनः कब दिया जा सकता है? भाई एक बार उसने ले लिया, मान ले 60 दिन का अर्धवेतन अवकाश ले लिया, तो अब उसको पुनः कब दिया जा सकता है? पुनः अवकाश ये कब दिया जा सकता है? तो ये कब दिया जा सकता है? 3 वर्ष की सेवा कंप्लीट करने पर। क्या? 3 वर्ष की सेवा कंप्लीट करने पर। तो नीचे ऑप्शन देखते हैं। 97 में क्या आएगा? डी ऑप्शन। क्या आएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उसको दोबारा अवकाश 60 दिन का अर्धवेतन अवकाश पर मिल सकता है। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 124 में। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 124 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट टाइम, क्या पार्ट टाइम कर्मचारी की बात हो रही है यहाँ पे? किसकी बात हो रही है? पार्ट टाइम कर्मचारी की, ठीक है। पार्ट टाइम कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी, दो बात हो रही है। पार्ट टाइम कर्मचारी या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को कौन से अवकाश दिए जा सकते हैं? एक तो पार्ट टाइम कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को कौन से अवकाश दिए जाते हैं? तो ये दिए जाएंगे आपके विश्राम काल 6 वर्ष की सेवा पर और अर्धवेतन 90 दिन का। क्या? विश्राम काल दिया जाएगा, ठीक है, 6 वर्ष की सेवा पर विश्राम काल, और 6 वर्ष की सेवा पर अर्धवेतन 90 दिन का, बीमारी पर अर्धवेतन पर अवकाश 60 दिन का, और असाधारण अवकाश अस्थायी कर्मचारी के समान। क्या? विश्राम काल 6 वर्ष की सेवा पर अर्धवेतन 90 दिन का, एक तो विश्राम काल मिलेगा, ठीक है, 6 वर्ष की सेवा करने पर अर्धवेतन 90 दिन का, बीमारी पर अर्धवेतन अवकाश 60 दिन का, और साधारण अवकाश आपके अस्थायी कर्मचारी के समान मिलेगा। तो क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें लिखा हुआ है? ये आपके 126 में, ये ध्यान रख लेना, किसमें लिखा हुआ है? 126 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैदेशिक सेवा में कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। तो वैदेशिक सेवा में कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति कैसे की जाएगी? तो ये की जाएगी आपके ऑप्शन बी है इसमें, सरकारी के नियंत्रण वाले निकायों को छोड़कर अन्य स्थानों पर सहमति लेकर। क्या? कर्मचारी की सहमति पर नहीं होगी, ये होगी सरकार के नियंत्रण वाले निकायों को छोड़कर अन्य स्थानों पर सहमति लेकर। तो क्या हो जाएगा? ये आपके वैदेशिक सेवा में कैसे करेंगे? सरकार के नियंत्रण वाले निकायों को छोड़ देंगे और अन्य स्थानों पर सहमति लेकर कर्मचारी की सहमति लेंगे। किससे संबंधित है? रूल नंबर 141। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
वैदेशिक सेवा में क्या, वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण पर कर्मचारी को वेतन कौन सी निधि से दिया जाता है। वैदेशिक सेवा में अगर स्थानांतरण पर कर्मचारी को वेतन कौन सी निधि से दिया जाता है, तो जो उसकी संबंधित संस्थान है उसकी निधि से, क्या संबंधित संस्थान की निधि से क्या दिया जाएगा, उसको वेतन दिया जाएगा। ठीक है, वैदेशिक सेवा के कर्मचारी को किससे दिया जाएगा, उसी से। और ये किस में है, आपके रोल नंबर 144 में। किस में है, रोल नंबर 144 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में कौन से संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है। किसी राज्य कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में भेज रहे हैं प्रतिनियुक्ति पर, तो कौन से संस्था में भेज सकते हैं, बताइए कौन सी संस्था में। जल्दी कमेंट बॉक्स में। केंद्र सरकार या अन्य सरकार अथवा विदेश के संस्थान अथवा सरकार के विभाग जो सार्वजनिक हित का कार्य करते हैं। क्या आ जाएगा इसमें, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार या अन्य सरकार अथवा विदेश के संस्थान जो सरकार के विभाग हैं जो सार्वजनिक हित का कार्य करते हैं। सार्वजनिक हित की बात याद रखना, ठीक है। किस में आता है ये, आपके 142 में, रूल नंबर 142 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदेशिक सेवा में क्या, वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित कर्मचारियों को स्थानांतरण आदेश की प्रति किसको भिजवाई जाती है। तो वैदेशिक सेवा में किसी कर्मचारी का ट्रांसफर किया जाता है, तो ट्रांसफर की प्रति किसको भिजवाई जाती है, तो यह आपके महालेखाकार को भिजवाई जाती है। किसको भिजवाई जाती है, महालेखाकार को भिजवाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदेशिक नियोजन में कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजने पर प्रपत्र ए की सूचना, क्या क्या हो जाएगा, 103 में प्रपत्र ए की सूचना किसको देना अनिवार्य है। कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की बात हो रही है और प्रपत्र ए की सूचना किसको दी जाएगी, तो ये किसको दी जाएगी, आपने अभी बात की थोड़ी देर पहले, महालेखाकार को। किसको दी जाएगी, महालेखाकार जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104। विदेशिक नियोजन में कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेज रहे हैं और प्रपत्र ब की ए की सूचना तो किसको दी जाएगी, महालेखाकार को। और प्रपत्र ब को सूचना कौन भिजवाएगा और किसको भिजवाएगा, तो कैसे भिजवाते हैं, वैदेशिक नियोक्ता भिजवाएगा, किसको भिजवाएगा, महालेखाकार को। तो क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वैदेशिक नियोक्ता महालेखाकार को किसको भिजवाएगा, वैदेशिक नियोक्ता महालेखाकार को। क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अवकाश काल में क्या, अवकाश काल में वैदेशिक सेवा में राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण कर दिया जाने पर आदेश की तारीख से कर्मचारी पर नियम 143 के अनुसार क्या प्रावधान लागू है। तो किसी कर्मचारी का वैदेशिक सेवा में अवकाश काल में ही ट्रांसफर कर दिया, तो आदेश की तारीख से कर्मचारी पर नियम 143 के अनुसार क्या ट्रांसफर के क्या प्रावधान नियम लागू होंगे, तो ये होंगे आपके अवकाश पर रहना मैं अवकाश वेतन प्राप्त करना बंद कर दे। जैसे ऑर्डर मिलता है तो वह अवकाश पर रहना और अवकाश वेतन प्राप्त करना बंद कर दे और ट्रांसफर तुरंत ही कार्यग्रहण संभाले। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदेशिक सेवा में व्यतीत अवधि मानी जाती है, तो वैदेशिक सेवा में जो व्यतीत अवधि व्यतीत की जाती है उसको क्या मानी जाती है, आपके पेंशन योग्य अवधि, पदोन्नति के लिए तो पेंशन योग्य अवधि मानी जाती है, अधिक पदोन्नति के लिए मान्य अवधि मानी जाती है, तो क्या हो जाएगी, और सेवा अवधि भी मानी जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी आपके उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, सी ऑप्शन। ठीक है, सेवा अवधि मानी जाती है, ठीक है, पेंशन योग्य अवधि मानी जाती है, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैदेशिक सेवा में राज्य कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति होने पर वैदेशिक नियोजक से वेतन किस दिनांक से प्राप्त करेगा। किसी राज्य कर्मचारी की वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति हो गई तो वह वैदेशिक नियोजन से वेतन किस दिनांक से प्राप्त करेगा, तो वह करेगा आपके राज्य सेवा से कार्यभार हस्तांतरण होने के दिनांक से। जिस दिन का उसका कार्यभार यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, कार्यभार संभालने का जो हस्तांतरण हो जाता है, उसी दिन से उसको वहाँ से वैदेशिक नियोजक
उसको वेतन देगा, ठीक है, उसी दिन से देगा। तो कितना हो जाएगा आपके, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदेशिक सेवा में क्या, वैदेशिक सेवा में, वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें कौन से नियम में हैं? तो वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें कौन से नियम में है आपके, 144 ए में है। किस में है, नियम 144 ए में। और 144 में क्या है आपके, वैदेशिक सेवा में वेतन किस दिनांक से देना है, क्या वेतन किस दिनांक से, क्या वेतन किस दिनांक से मिलेगा, किस दिनांक से वेतन मिलेगा, इसकी बात किस में होती है आपके 144 में। और 144 ए में वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें, ठीक है। 145 में आपके किसकी बात होएगी, वैदेशिक सेवा में पेंशन और अंशदान की, किसकी बात होएगी, पेंशन और अंशदान की बातें किस में होगी, 145 में, ठीक है। और एक अवकाश की भी बात इसी में होगी, ठीक है, 145। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य कर्मचारियों को वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर वेतन एवं भत्ते के अतिरिक्त कौन सा भत्ता दिया जाता है तथा वर्तमान में कितना निर्धारित है, सबका सही विकल्प बताइए। सही विकल्प बताना है आपको जल्दी से। राज्य कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में नियुक्त होने पर वेतन भत्ते का अतिरिक्त कौन सा भत्ता दिया जाता है और वर्तमान में कितना निर्धारित है? तो ये प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाता है और मूल वेतन का 1.5% दिया जाता है, और या 600 रुपये जो भी कम हो, ठीक है। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपके, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल वेतन का 1.5% और जो भी 600 रुपये, मूल वेतन का 1.5% या 600 रुपये जो भी कम हो इनमें से वो दिया जाता है। कितना है आपके, 109, क्या हो जाता है 100, क्वेश्चन नंबर 109, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपके 109 है, ठीक है। और ये नियम है आपका 144 ए में है, किसमें 144 ए में, प्रतिनियुक्ति की शर्तें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में दे, क्या वर्तमान में दे प्रतिनियुक्ति भत्ते की दर किस दिनांक से लागू की गई? जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाता है मूल वेतन का 1.5% या 600 रुपये जो भी कम हो, तो उसके किस दिनांक से लागू की गई है? तो ये 1 जनवरी 2017 से, कब से लागू की गई है, 1 जनवरी 2017 से लागू की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिनियुक्ति भत्ता किस पर दिया जाता है? प्रतिनियुक्ति भत्ता आपके मूल वेतन पर दिया जाता है। कितना दिया जाता है मूल वेतन का, 1.5%। कितना दिया जाता है मूल वेतन का, 1.5% या 600 रुपये जो भी कम हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिनियुक्ति भत्ते की गणना के लिए मूल वेतन कौन से नियोजक का माना जाएगा? तो मूल वेतन किस नियोजक का लिया जाएगा, पैतृक विभाग का। किसका लिया जाएगा मूल वेतन, पैतृक विभाग का। किसका लिया जाएगा, प्रतिनियुक्ति भत्ता कितना मिलता है, 1.5% या 600 रुपये जो भी, किसका, मूल वेतन का। अब मूल वेतन किसका लिया जाएगा, पैतृक विभाग का। किसमें लिखा हुआ है, 144(2) में, किसमें लिखा हुआ है, रूल नंबर 144(2) में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार वैदेशिक सेवा में नियुक्त कर्मचारी को देय वेतन में पैतृक विभाग के वेतन भत्ते के कौन से भाग को सम्मिलित नहीं किया जाता? तो यहाँ बताना है आपको, सम्मिलित नहीं किया जाता, ठीक है। पैतृक विभाग के भत्ते का कौन से भाग को नहीं लिया जाता? तो ये आपका विशेष वेतन नहीं लिया जाता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। क्या नहीं लिया जाता, विशेष वेतन। मूल वेतन, व्यक्तिगत वेतन, महंगाई भत्ता ले लेते हैं, लेकिन विशेष वेतन को नहीं लिया जाता। किसमें लिखा हुआ है, रूल नंबर 140(2) में। किसमें लिखा हुआ है, रूल नंबर 140(2) में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष वेतन को शामिल नहीं किया जाता। और किसको लिया जाता है, पैतृक विभाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को वेतन में विदेशिक नियोक्ता के वेतनमान का वैकल्प देने पर यदि विदेशिक नियोक्ता के पद का न्यूनतम वेतनमान कर्मचारियों के वेतन महंगाई भत्ते से ज़्यादा हो तथा सरकार किस सीमा तक विकल्प की अनुमति दे सकती है तथा नियम कब से प्रभावी होगा? तो बताओ कितना है ये आपका, कितना दे रखा है प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए? तो कितना हो जाएगा ये आपके 2.5% और 30/10/2017 से। तो आपके इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। 2.5% दिया जाएगा और 30 अक्टूबर 2017 से लागू। किसमें लिखा हुआ है, रूल नंबर 144(2) में। किसमें लिखा हुआ है, रूल नंबर 144(2) में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, आपके लिए जल्द ही नेक्स्ट क्लास आएगी आपके पार्ट 5।
पार्ट 5 के बाद में आपके RSR कंप्लीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंप्लीट। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कोई बनते नहीं है। जल्द ही हम आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए GF&AR के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। उसके बाद में आपके पास कंप्लीट 500 क्वेश्चन का कितने का 50 क्वेश्चन का कितने का 50 क्वेश्चन का मैटर कंप्लीट है, जिससे आप किसी भी जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा मैटर आपको अच्छा लग रहा हो, मटेरियल अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहिए। धन्यवाद।